दमोह उपचुनाव में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। 2 मई को जब ईवीएम खुलेगी तो साफ हो जाएगा कि दमोह की जागरूक जनता ने किसको जनादेश दिया है। दमोह उपचुनाव में 5 बजे तक अनुमानित 57% के आसपास वोटिंग मानी जा रही है। इस बार युवाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। मुझे फ़र्स्ट टाइम वोट करना, अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम वोट किया। मुझे कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं कर रही हूँ फ़र्स्ट टाइम। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुशी हो रही है कि मैं फ़र्स्ट टाइम वोट देने आई हूँ। क्योंकि मतदान करना ज़रूरी भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है एक नागरिक होने के नाते, बस इसलिए। वोट ट्रेंड से जीत हार का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन पिछले 3 चुनावों के वोटिंग प्रतिशत को देखें तो दमोह में 2008 में 68.44% वोटिंग हुई थी, 2013 में 72.79% वोटिंग हुई और 2018 में 68.44% वोटिंग हुई थी। इस वोट प्रतिशत में दमोह में जीत हार का अंतर ज्यादा नहीं रहा। 2008 में बीजेपी ने 130 वोट से जीत दर्ज की थी, जबकि 2013 में बीजेपी के प्रत्याशी 4,953 वोटों से जीते थे। 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी ने 798 वोटों से बीजेपी से ये सीट छीनी थी। उपचुनाव के वोट प्रतिशत को लेकर अब जीत के दावे होने लगे। तो शाम के 7 बजे तक ऐसा मान के चल रहा हूँ कि लगभग 65% के आसपास मतदान हो जाएगा। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिलने वाला। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत के साथ, जितना ज़्यादा वोटिंग परसेंट होगा उतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की निश्चित होगी। हमारा फाइनल आकलन ये है, कांग्रेस बहुत प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। आप देख लेना, 2 तारीख को जीत का जुलूस कांग्रेस का ही निकलेगा आम जनता के साथ में। यह जुलूस कांग्रेस का ना होकर आम जनता का जुलूस होगा, क्योंकि आम जनता कांग्रेस के साथ। राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन महीने भर चले प्रचार को देखें तो बीजेपी प्रचार में वॉक ओवर ले गई, या यूं कह लें कि कांग्रेस से ही उसे वॉक ओवर मिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर समेत बीजेपी के सभी दिग्गजों ने प्रचार में पूरा दम लगाया। दूसरी तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मैदान में थे, लेकिन बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का प्रचार तंत्र पीछे दिखा। हालांकि लोकतंत्र में वादे दावे तो खूब होते हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता जनार्दन ही करती है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है दमोह का जनादेश। तो 5 राज्यों के चुनावी अभियान के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के साथ मध्य प्रदेश के दमोह विधानसभा के उपचुनाव के लिए भी मतदान संपन्न हो गया है और कांग्रेस और बीजेपी जो मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं, उनका चुनावी भाग्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो गया। और अब 2 मई को जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अपना नतीजा सामने लाएगी तो हम ये कहने की स्थिति में होंगे कि जीत इनके हाथ लगी और ये सफल नहीं हो पाए। बहरहाल शुभकामनाएं दोनों ही पार्टियों को, पूरा जोर लगाया है दोनों ही दलों ने और दोनों ही दल दावे कर रहे हैं अपनी अपनी जीत के। लेकिन दमोह का चुनाव काफ़ी टसल का चुनाव रहा और इसके पीछे कारण भी बहुत स्पष्ट रहे। सबसे बड़ा कारण जो प्रतीत होता है, अगर आप बीजेपी के पक्ष के दावे की तरफ देखें तो बीजेपी सत्ताधारी दल है। बाय इलेक्शन आमतौर पर सत्ताधारी दल के पक्ष में जाते हैं, ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। मतदाता ये भी सोचते हैं कि 2-2.5 साल का समय है, ऐसे में उसी पार्टी के पक्ष में जाएं जो सत्ताधारी दल है, तो दमोह का विकास आगे बढ़ेगा। कांग्रेस के पक्ष में ये बात जाती है कि कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में एक नाराज़गी हो सकती है कि चुनाव इसलिए हो रहा है कि हमारे जो पिछले प्रत्याशी थे जिनको हमने कांग्रेस से विजयी बनाया, उन्होंने पार्टी बदल ली। लेकिन ये एक बड़ा कारण नहीं है और आमतौर पर मतदाता दल बदल को बड़ी उदार दृष्टि से देखते हैं और दल बदलने वाले नेताओं को कोई बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में देखें तो वहाँ आमतौर पर एक दल से दूसरे दल, तीसरे दल, चौथे दल में आने वाले उम्मीदवार भी बदस्तूर चुनाव जीतते हैं। और ऐसे ही एक प्रत्याशी हमारे अपने मध्य प्रदेश में भी हैं जो इस समय बीजेपी से विधायक हैं, नारायण त्रिपाठी जी, जिनका राजनीतिक करियर समाजवादी पार्टी से शुरू हुआ, कांग्रेस में पहुंचा, बीजेपी में आया। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है और मतदाता इसको उदार दृष्टि से ही देखता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए।
हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक सुशील शर्मा, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ इंदौर से हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी साहब, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और भोपाल से हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता और युवा नेता कृष्ण गोपाल पाठक जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुशील जी, आपकी एक टिप्पणी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। किस तरह देखते हैं, अब चुनाव के लिए मतदान की पूर्णाहुति संपन्न हो चुकी है और अब यजमानों को इंतज़ार है कि किस तरह से जो उन्होंने वहाँ पर पुण्य प्रताप अपने दिखाए हैं दमोह में, उसका अनुकूल नतीजा मिले। क्या कहेंगे आप जी? जी, मुझे लगता है कि ऑडियो आपका हम नहीं सुन पा रहे हैं। जब तक हमारी टीम दुरुस्त करती है, मैं एक छोटी टिप्पणी अमीनुल खान सूरी साहब की ले लेता हूं। ऑडियो आपका नहीं मिल पा रहा है सुशील जी, मुझे लगता है उनको आवाज़ भी नहीं पहुंच रही है। जी अमीनुल खान साहब, आपकी रिएक्शन जी। चलिए, उनकी आवाज़ मैं सुन पा रहा हूँ। सूरी साहब मैं आता हूँ। हाँ सुशील जी बोलिए जी। इस चुनाव में बहुत अच्छी प्रतिस्पर्धा की, दोनों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन अगर मतदाताओं को निकालने की या वोटिंग की हम बात करें तो ये वोटिंग ट्रेंड आपको पिछले 10 साल पुराने वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से लेके जाते हैं। इसका मतलब है कि मतदाता में उतना उत्साह नहीं था जैसा कि पिछले 2 चुनाव में हम देखते रहे हैं। पिछले 2 चुनाव में 72% और पिछले चुनाव में 75% से ज्यादा वोटिंग हुआ था। लेकिन अगर अभी जिस तरीके से कहा जाए 65% के आसपास ये वोटिंग जाके अनुमान है कि वहां तक जाएगा, तो ये हो गया 2003 और 2008 के आसपास के वोटिंग परसेंट ये नजर आ रहा है। इस वोटिंग परसेंट से एक बात तो क्लियर है कि जनता ने बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया दोनों दलों के प्रति। जो सामान्य वोटिंग होती थी, जो एक्स्ट्रा एफर्ट वाली जो वोटिंग राजनीतिक दल करते हैं या उनके कार्यकर्ता करते हैं, वो नजर नहीं आई है। देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि क्या जो रूटीन का जो मतदाता है, सामान्य रूप से विचारधारा से जुड़ा हुआ मतदाता है, उसने इस चुनाव को सहज नहीं लिया है या इग्नोर किया है, या फिर कार्यकर्ता के प्रयास के बावजूद वो वोटर नहीं निकला है जो वोटर इन ऐसे चुनाव में परिणाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अभी क्लियर हो जाएगा वोटिंग परसेंटेज तो और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन दोनों ही दलों के लिए चुनाव वैसे देखा जाए तो सरकार के लिए बहुत ज्यादा नुकसान या फायदे वाला चुनाव नहीं था, लेकिन क्योंकि प्रतिस्पर्धा थी। लेकिन ये चुनाव एक मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि ये चुनाव सिंधिया की जो क्षेत्र है, ग्वालियर, चंबल या मालवा के क्षेत्र से इतर ये बुंदेलखंड में चुनाव हो रहा है। तो यहाँ पर कमलनाथ ने चुनाव अपनी रणनीति कैसी बनाई, उसका जो है आकलन जरूर होगा। शिवराज सिंह चौहान सरकार के इस नई पारी के 1 साल के कार्यकाल का मूल्यांकन भी इस चुनाव में होगा। और वी शर्मा ने चूंकि बहुत महत्वपूर्ण किया, तो संगठन का भी इसमें समझ में आएगा कि वास्तव में जनता को रिझाने में कितना कामयाब हुए। सुशील जी, एक प्रश्न जो मेरे मन में है कि कोरोना का डर भी है और वहाँ कोरोना के मामले कोरोना के बहुत बड़ी संख्या में सामने आए, वो डर भी है मतदाताओं में, स्वाभाविक है। दूसरा, आप ये बताइए कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने वोटर्स को निकलवाने के लिए पहचानी जाती है, तो कम वोटिंग में आपको क्या लगता है, ये जो मतदाता वोट डालने निकला है, इसको देखें अगर और इससे कोई अनुमान लगाना चाहें तो ये आप बीजेपी के पक्ष में देखते हैं, कांग्रेस के पक्ष में देखते हैं? नहीं, एक समग्र रूप से वोटिंग के आधार पर तो आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन किस एरिया में, किस पॉकेट में, वो बीजेपी का पॉकेट था कि कांग्रेस का पॉकेट था, वहां वोटिंग कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ, उससे ज्यादा वो जब तक वो डिटेल नहीं आएगी तब तक एक सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन अगर आप सिर्फ सामान्य तरीके से देखें कि ये वोटिंग परसेंट क्या इशारा करता है, तो ये वोटिंग परसेंट, अगर इसी वोटिंग परसेंट पर हम 2003 का चुनाव देख लें और 2008 का चुनाव देख लें, 2003 के चुनाव में तो अजय टंडन खुद प्रत्याशी थे कांग्रेस से, वो पराजित हुए थे। लेकिन जो अंतर था वो लगभग 12,500 वोटों के अंतर से वो जयंत मलैया से चुनाव हारे थे। इसके बाद का जो चुनाव था जिसमें 68% के आसपास वोटिंग हुआ था, उसमें बहुत टफ फाइट हुई थी जयंत मलैया और चंद्रमान सिंह के बीच में, और 130 वोटों के अंतर से वो चुनाव हारे थे। तो अभी बहुत स्पष्ट कहना मुश्किल, लेकिन हाँ ये है कि टक्कर कांटे की मुझे लग रहा है ये दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक बात है। और जो मतदाता को निकालने में कामयाब रहा या मतदाता जिसके पक्ष में प्रतिबद्धता के साथ ये सोचकर निकला कि भले ही कोरोना है, भले ही उपचुनाव है, लेकिन मैं निकलूँगा, वो दल ये माने कि उसकी बल्ले बल्ले है। अब ये दल कौन सा है, इस पर थोड़े और आंकड़ों की ज़रूरत है, तब हम रोशनी इस पर डाल पाएंगे। अमीनुल खान साहब, एक छोटी रिएक्शन आपकी, फिर मैं कृष्ण गोपाल जी के पास आता हूँ। जी
सूरी साहब। शरद जी, मैं उन सारे मतदाता बंधुओं का आभारी हूं कि कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में भी निकल के जिन्होंने मतदान दिया, मतदान अपना किया, आहुति दी जनादेश के रूप में लोकतंत्र में, सबसे पहले तो उनका आभारी हूं। अब सवाल उठता है कि आज चुनाव तो संपन्न हो गया, कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी से चुनाव लड़ा, जनता का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, इन सबके खिलाफ था। इन सबके खिलाफ वहां की दमोह की जनता एक मन बना के बैठी थी। राहुल लोधी जी का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि बुंदेलखंड अपनी बात के लिए बिल्कुल जाना जाता है। और जिस तरह से राहुल लोधी जी ने उन्होंने जनादेश दिया कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बन के, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठे, तो जो हमने फील किया है वहां पे कंपेक्टिव एफर्ट था कि सरकार के प्रति भी नाराजगी थी, सिटिंग एमएलए के प्रति भी नाराजगी थी, और ये 2 मई को सामने नजर आ जाएगा। और रही सही कसर कोरोना के अंदर, जिस तरह से राज्य शासन और प्रशासन ने जो मैनेजमेंट करके दिया और जो जनता में इस समय त्राहिमाम की स्थिति है, उसने रही सही कसर भारतीय जनता पार्टी की दमोह उपचुनाव में पूरी कर दी है। जी कृष्ण गोपाल जी। भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के प्रचार में एक बहुत बड़ा अंतर रहा। पूरे समय हमने देखा, आज भी दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट देखा, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से ये बोला कि बिकाऊ और टिकाऊ, यह जो उनका नारा था, यही जो उनके 2 शब्द थे। हमने पहले भी मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में इसका हश्र देख चुके हैं, नतीजा देख चुके हैं कि किस प्रकार से जनता ने उनके इस नारे को और 2 शब्दों को नकारने का काम किया था। 19 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। दूसरा पक्ष यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता को यह बताती रही कि हमने दमोह की जनता के लिए कौन सी जनकल्याणकारी योजना के माध्यम से कितने लोगों को फायदा दिलाने का काम किया है। दूसरी ओर डेवलपमेंट के हमने चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, चाहे बिजली प्रोवाइड कराने का मामला हो, स्वास्थ्य सेवा में विस्तार का मामला हो, शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार का मामला हो, यह सब हमने आंकड़े के जरिए दमोह की जनता को उपलब्ध कराने का काम किया। वही कांग्रेस पार्टी ना तो अपने 15 महीने के शासनकाल कर पाई, ना ही अपने 15 महीने के शासनकाल में यह बता पाई कि कितने बेरोजगार युवकों को ये 4000 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करके सत्ता में आए थे, यानी कि झूठ बोल के आए थे। एक भी नाम ये नहीं बता पाई कि पूरे मध्य प्रदेश में इन्होंने एक नाम के लिए कवायद भी शुरू की हो कि हम 4000 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। दूसरी ओर एक बहुत बड़ा वादा करके आए थे, जो दमोह की जनता ने उस बात को स्वीकारा है कि हम शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से दमोह की जनता के लिए 6300 गरीब बालिकाओं का विवाह कराने का काम करके 28,000 रुपये देने का वादा किया था। ये 51,000 का झूठ तो बोले आए, लेकिन दमोह की जनता के खाते में वहां की जनपद पंचायत, नगर पालिका में ये एक भी रिकॉर्ड दर्ज नहीं है कि जिसको इन्होंने 51,000 रुपये नव दंपत्ति को देने का काम किया हो। भारतीय जनता पार्टी यह बता पाई कि हमने 21,000 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराने का काम किया है। दमोह की विधानसभा क्षेत्र की जनता को कांग्रेस पार्टी 15 महीने का कोई आंकड़ा पेश नहीं कर पाई। हम ये बताने में सफल रहे कि हमने 41,000, आंकड़ा ध्यान रखिए, 41,000 किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये, मोदी जी के 4,000 रुपये शिवराज जी के देने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर हमारा पूरा का पूरा संगठन, शरद जी, हमारा पूरा का पूरा संगठन, चाहे वीडी शर्मा जी हो, चाहे दूसरे अन्य नेता हो, नरेंद्र सिंह जी हो, निश्चित आपके संगठन ने काफी एकजुट होकर, शरद जी बोलिए, अमीनुल खान साहब बोलिए जी। बोलिए सर। देखिए शरद जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतने ही कार्य किए हैं तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल वहां कांग्रेस पार्टी से डर के दमोह चुनाव में जाके क्यों टिक गया? कोरोना काल में भी मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, इस तरह से रैलियां करे जा रहे, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की जमीन खसक चुकी थी और इनको नजर आ गया था। जब आज कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्री की आवश्यकता थी तो प्रभुराम चौधरी जी वहां पे खाली कुर्सियों पे भाषण दे रहे थे, वो प्रदेश में कोरोना काल में नहीं काम कर रहे थे। उसके बाद स्वयं भूपेंद्र सिंह जी अपनी गाड़ी में नोट रख के मतदाताओं से वोट खरीदने का वहां काम कर रहे थे। चुनाव आयोग के साथ में मिली भगत करके कांग्रेस को हराने का प्रयास किया और उसी जनता ने आज वोट देख के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। अरे चुनाव आयोग एसपी की मौजूदगी में, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में गाड़ी नहीं पकड़ पाया भूपेंद्र सिंह जी की, जिसके अंदर नोट रखे हुए थे। किस तरह से मिली भगत का कार्य किया। अगर आपने काम किए थे तो इतनी मेहनत करने की, अपने काम गिनाते ना, नोट बांटने की क्या जरूरत? पाठक साहब कुछ सेकंड से अपनी रिएक्शन दें, फिर मैं सुशील जी की तरफ चलूंगा।
शरद जी, जो हमने डायरेक्ट बेनिफिट दमोह की जनता को देने का काम किया है वो मैंने आंकड़ों के द्वारा आपके सामने रखा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की ये शैली है, हमारा काम करने का तरीका है, हमारे काम करने की पद्धति है, या हमारी पूरी लीडरशिप, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे एक विधानसभा का चुनाव हो या प्रदेश का चुनाव हो, उसी गंभीरता से लेते हैं। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, प्रहलाद पटेल जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ हमारा पूरा चाहे प्रदेश में आग लग जाए, स्वास्थ्य मंत्री वहां मौजूद रहेंगे। कोरोना का हाहाकार मचा हुआ, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, लोग रोज मृत्यु हो रही है, शमशान घाट में टोकन लेना पड़ रहा है, पर आपने अपने मंत्रिमंडल को वहां लगा के रखा हुआ है। अजय सिंह राहुल भैया नहीं गए, कमलनाथ जी का साथ देने के लिए वहां पर। कमलनाथ जी के ऊपर प्रदेश का दायित्व नहीं है, वो प्रदेश के मुखिया नहीं है। प्रदेश की कोरोना काल में आपदा में निपटने का दायित्व शिवराज सिंह चौहान, प्रभुराम चौधरी, इनके ऊपर दायित्व है। ये लोग अपने दायित्व से विमुख होकर वहां पे मौजूद रहे, यहाँ कार्य करना जरूरी नहीं समझा। आज शमशान घाट में टोकन बच रहे, आदमी जल नहीं सकता, उसकी अंतिम अरदास नहीं हो सकते। इस स्थिति में आप वहां चुनाव में लगे हुए थे। लौटता हूँ सुशील जी, ये बताइए मुझे कि संगठन शक्ति तो बीजेपी की निर्विवाद है, उसको लेकर कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता, लेकिन कांग्रेस ने भी ये चुनाव बहुत, मुझे ऐसा नहीं लगा कि कांग्रेस ने किसी बेमन से ये चुनाव लड़ा, और मुझे ये भी प्रतीत हुआ इस चुनाव में कि अजय टंडन के रूप में उनके पास एक ऐसा उम्मीदवार था वर्तमान परिस्थितियों में जैसे उम्मीदवारों की कांग्रेस को ज़रूरत है, क्योंकि पिछले चुनाव में जैसा हमने सुना कि यही अजय टंडन थे जो राहुल लोधी को जयंत मलैया जी जैसे कद्दावर उम्मीदवार के खिलाफ जीत दिलाने के सूत्रधारों में रहे, और इस बार वो खुद कैंडिडेट थे। तो ये माना गया वहाँ कि अजय टंडन हैं तो बहुत ज़्यादा कांग्रेस के बड़े नेताओं को कोई रणनीति बनाने या भिड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये चुनाव कैंडिडेट का भी चुनाव है और कैंडिडेट ही जीत हार के लिए एक बड़ा फैक्टर होगा इस चुनाव में? नहीं शरद जी, निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कैंडिडेट बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और आप देखिए, अजय टंडन ने जो अगर पिछले भी जो चुनाव लड़े हैं, उन्होंने उसके पहले जो चुनाव थे उसमें जंप बहुत अच्छा वोटों का लिया था। मतलब अगर 2003 के चुनाव की अगर आप बात कर लें तो अजय टंडन को 45,000 वोट मिले थे, जबकि इसके पहले 40,000 वोट मिले थे। तो वो बराबर वोट अपना बढ़ाते रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि 2013 और 2018 के चुनाव में कांग्रेस में जो वोट बढ़त थी वो 11,500 वोटों की बढ़त थी। अब चूंकि ये राहुल लोधी बीजेपी में चले गए हैं और मलैया को जो वोट मिला था वो सिर्फ 5,500 वोट बढ़ा था। ये वोट तब 5,500 वोट तब बढ़ा मलैया का, जबकि टोटल वोटिंग 20,000 से ज्यादा वोट, टोटल वोट पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा पड़े थे। 2013 के मुकाबले 2018 में 20,000 से ज्यादा वोट ज्यादा पड़े थे। उसमें से सिर्फ 5,500 वोट मलैया को मिले और बाकी 11,500 वोट राहुल लोधी ले गए थे। अब इसमें पूरा इंटरेस्टिंग है, एक तो देखिए ये 20,000 वोट सीधे माइनस हो रहे हैं क्योंकि आपकी वोटिंग परसेंट ऑलरेडी 75 से गिर के 65 आ रही है। तो ये जो 20,000 वोट कम हो रहा है ये किसको दिक्कत देगा? क्या कांग्रेस जो 11,500 वोट उसको ज्यादा मिला था 2013 के मुकाबले, क्या उसको मैनेज कर पाती है इस चुनाव में? अजय टंडन चूंकि चुनाव वो लड़े हैं, उनको मालूम था राहुल लोधी को उन्होंने चुनाव लड़ा है, किस तरीके से वोट लिया, कितना वोट उनका माइनस होता है और कितना वोट कांग्रेस बीजेपी का माइनस होता है राहुल लोधी के जाने के बाद। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर वोटिंग बढ़ जाती तो अनुमान लगाना ज्यादा आसान हो जाता है कि हाँ किस तरफ बह रही है हवा। लेकिन क्योंकि वोट कम हुआ है, कोरोना एक कारण हो सकता है, लेकिन पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमें ऐसा कहीं नहीं लगा कि मतदाता कोरोना को लेकर जो है बहुत ज्यादा जो है विरोध किया हो। कुछ जगह चुनिंदा जगहों पर विरोध हुआ, लेकिन मतदाता जो है वोट के लिए तो लग रहा था कि देगा, लेकिन अंत में क्या परिस्थिति बनी तो 10% से ज्यादा की गिरावट बहुत मायने रखती है। ये वोट किस बिल्कुल सुशील जी, एक और बड़ा अहम सवाल है कि पिछली बार के चुनाव में 2018 में एक किस्म का पोलराइजेशन जो हुआ वो ऐसा लगा कि लोधी वोटों का भी ध्रुवीकरण 2018 में एक तरफ होता ही है। आमतौर पर भारत में सिर्फ लोधी समाज ही की बात हम नहीं करेंगे, जहाँ भी जिस समुदाय के वोटर्स का डोमिनेशन होता है वहाँ वो एक तरफ जाते हैं। ये ट्रेंड हमने कई बार देखा है। और पिछली बार एक बड़ा फैक्टर आपको याद होगा, डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया थे जिन्होंने माना गया, क्योंकि 700-800 वोटों से अगर जीत हार होती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई एक फैक्टर है। अगर कुसमारिया अपील ना करते हुए वहाँ नहीं घूमते कि बीजेपी को वोट ना देकर आप कांग्रेस को वोट करिए, तो लोग मानते हैं कि मलैया जी की वैतरणी चुनावी पार हो जाती।
इस बार ये माना जा रहा है कि वहाँ पोलराइजेशन ऐसा है कि लोधी वर्सेस नॉन लोधी। एक तरफ वो सारे वोट एकजुट माने जा रहे हैं जो नॉन लोधी हैं और एक तरफ लोधी वोट्स हैं। ये फैक्टर आप ऐसे संक्षेप में चाहूँगा एक छोटी टिप्पणी आप। देखिए शरद जी, अगर लोधी वर्सेस ऑल हो गया है तो सामान्य तौर पर जब किसी एक समाज के खिलाफ पूरा बाकी समाज अगर एकत्रित हो जाता है तो स्वाभाविक है कि उस समाज के जीतने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। ये हमने कई चुनाव में देखा है। और एक बात और आपको बता दूं कि पूरे बुंदेलखंड रीजन की अगर आप 2018 की बात करेंगे तो कांग्रेस ने 1.5 लाख वोट ज्यादा लिए थे। कांग्रेस को 12 लाख के लगभग वोट 2013 में मिला था। 2018 में वो सीधे 13.5 लाख के आसपास पहुंच गया था। तो ये 1.5 लाख का सिंह किसी एक समाज के किसी एक दल के प्रति जाने की तरफ रुझान दर्शाता है। वहीं बीजेपी 15 लाख वोट उसे 2013 में भी मिले थे और 15,18,000 वोट उसे 2018 में मिले, यानी उसको बढ़त बुंदेलखंड में वोटों की नहीं मिली थी। तो ये इसका ये है कि कोई एक समाज जो है बीजेपी की तरफ ना जाके कांग्रेस की तरफ गया था और उसमें लोधी समाज के जाने की संभावना मुझे भी ज्यादा दिखती है। लेकिन ये चुनाव उल्टा हो गया, लोधी अब बीजेपी में चले गए हैं। तो ये देखना होगा, अगर लोधी वर्सेस ऑल हुआ है तो फिर बीजेपी की संभावनाओं पर जो है प्रश्न चिन्ह अभी से लग रहा है। अगर ऐसा होता है, अभी सब अगर मगर में उलझी हुई है हर थ्योरी, और मैं फिर कहूँगा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी अंतिम समय की रणनीतियों की माहिर पार्टी मानी जाती है और वो हर उस चीज़ पर बड़ी बारीक निगाह रखती है जो उसके खिलाफ जा सकती है। तो बीजेपी ने जो अंतिम समय में बैटिंग की होगी उसका कितना फ़ायदा मिलेगा, ये भी चुनावी जीत हार में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बहरहाल सूरी साहब, कैंडिडेट का चुनाव अगर है तो ये अजय टंडन का चुनाव है, क्योंकि अजय टंडन एक बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं। अभी भी आप ज़मीनी तौर पर संगठन और संगठित होकर चुनाव लड़ने की स्थिति में बहुत ताकत से नज़र नहीं आए हैं। आगे आपको इससे भी उबरना होगा, लेकिन अच्छे कैंडिडेट चुनना, ये दावा कमलनाथ जी की तरफ से सामने आता रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, जो टंडन साहब है वहाँ के दमोह के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और काफ़ी सालों से वहाँ पे संगठन की नेता वही हैं, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रहे। तो जब अगर वो कैंडिडेट अच्छे हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ पे संगठन का काम भी उन्होंने कुशलता से किया है और इतने सालों से दमोह की कांग्रेस को वो चला रहे हैं। कांग्रेस के वहाँ जिला अध्यक्ष हैं, चाहे राहुल लोधी जी का चुनाव हो, चाहे उससे 2013 का चुनाव हो, वो हमेशा सूत्रधार की उन्होंने भूमिका को अदा किया है। वहाँ पे कांग्रेस की नैया को पार लगाने का काम किया है और जयंत मलैया जैसे कद्दावर नेता को टक्कर देने का उन्होंने काम किया और आखिरकार 2018 में उन्हें चुनाव हराने में टंडन साहब की अहम भूमिका रही है। तो निश्चित तौर पे दमोह में कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है और खुद जिला अध्यक्ष वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं जिनकी एक साफ सुथरी छवि है, जिन्होंने पूरे चुनाव में कैंडिडेट के रूप में लड़े हैं और लोकल फैक्टर तो है ही, कैंडिडेट भी है, उसके बाद प्रादेशिक फैक्टर है, राष्ट्रीय फैक्टर है और ये जब सारे फैक्टरों का आकलन करेंगे तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दमोह जीतती हुई नजर आएगी। चलिए, क्या पाठक साहब? और मैं शरद जी स्पष्ट कर रहा हूं कि 5 फिगर में कांग्रेस दमोह जीतेगी, 4 फिगर में भी नहीं जीतेगी, 5 अंकों में कांग्रेस पार्टी दमोह का चुनाव जीतने जा रही है। सर, बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं आप। चलिए देखते हैं। जी कहना चाहूंगा जी, कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। मेरे मित्र ख्याल जो सपने देख रहे हैं वो देखते रहे। दरअसल ये कांग्रेस पार्टी के नेतागण ना तो जनता के बीच पहुंच पाए, ना ही इनमें एकजुटता थी। कमलनाथ जी कुछ प्रचार करते जरूर नजर आए, लेकिन चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे अरुण यादव जी हो या सुरेश पचौरी जी हो, सारे के सारे राहुल भैया हो, बड़े नेता इस चुनाव प्रचार में कमलनाथ जी का साथ देने से नदारद रहे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी हो या सिंधिया जी हो, तोमर जी हो या फिर पाठक साहब, हमारे सारे नेताओं ने भूमिका निभाई है। अजय सिंह राहुल भी वहाँ मौजूद थे, अरुण यादव जी भी मौजूद थे, कमलनाथ जी तो मौजूद थे ही, दिग्विजय सिंह जी भी वहाँ मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें सफल भी रहे। शरद जी, हमने दमोह की जनता को ये समझाने में सफलता पाई कि अगर हम आपके सामने बात कर रहे हैं तो हम आपको आंकड़े वाइज ये बता रहे हैं कि हमने कितने घर प्रधानमंत्री आवास योजना के बनाए, उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमने 28,000 लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रोवाइड कराने का काम किया। 1,70,000 लोगों को दमोह विधानसभा के हमने कोरोना काल में मुफ्त राशन देने का काम किया। वहीं 60,000 संबल कार्ड बनाने का काम किया था और बहुत बड़ी बात, 70,000 जनधन अकाउंट में 500 रुपया मोदी सरकार ने डालने का काम किया था 3 महीने तक। कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बता पाई।
सिर्फ एक ही बात पे, एक ही शब्द पे वो अटकी रही कि हमारा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया। अरे भैया, कोई अपना विधायक छोड़कर इस प्रकार जाता है क्या? हमने दमोह की जनता से पूछा कि आपने कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट दिया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वादे किए थे कि हम 4000 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारों को भत्ता देंगे। ये वादा करके आए थे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 रुपए देंगे। ये वादा करके आए थे हर पंचायत में गौशाला बनाएंगे, और ये वादा करके आए थे। साहब के पास में कोई विषय नहीं है शरद जी, एक ही बात को बार बार घुमा के प्रस्तुत कर रहे हैं। 4000 रुपए की तो 15 माह में कांग्रेस पार्टी ने कभी वादा किया था, पर वो हमने कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये हमने कहा ही नहीं है। वो हमारा 5 साल का वादा था। आप एक ही टेप बार बार बजा रहे हैं, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास किस तरह के मुद्दे हैं। पूरी तरह से मुद्दों पे खोखली साबित हो गई है। चलिए बहुत शुभकामनाएं बीजेपी को, बहुत शुभकामनाएं कांग्रेस को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब धैर्यपूर्वक इंतज़ार करने का समय है, कोरोना काल है, शांति से सुरक्षा के साथ हम इंतज़ार करें, धैर्यपूर्वक इंतज़ार करें, और ये विश भी करें कि ये दुआ भी करें कि सब कुछ ठीक हो, कोरोना का भी, और जिस तरह से परिस्थितियां उसके चलते बनी हैं वो भी ठीक हों। तो इसी नोट पर इस बातचीत को हम विराम देते हैं कि 2-3 फैक्टर बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। पहला फैक्टर है कि प्रत्याशी का चुनाव माना जा रहा है दमोह का चुनाव। दूसरा चुनाव ये भी है कि लोधी वर्सेस दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं दमोह में, क्या ये उनका चुनाव है। और तीसरा जो फैक्टर है वो ये है कि क्या ये चुनाव शहरी कॉन्स्टिट्यूंसी और रूरल जो क्षेत्र हैं उनके बीच में बट गया है। अगर ये 2-3-4 फैक्टर हैं और इस चुनाव में बहुत इनका डोमिनेशन है, तो निश्चित तौर पर इस चुनाव के नतीजे बहुत दिलचस्प हो सकते हैं। या जैसा होता आया है कि बीजेपी अंतिम 3 दिनों में बाजी पलटती है, तो नतीजा आपको हमको पता है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि दमोह एक भिन्न कॉन्स्टिट्यूंसी है, और वो जैसा बीते कुछ चुनाव में हमें नज़दीकी मुकाबले का एक मंज़र दिखाती रही है, तो बहुत नज़ारा उससे मुख्तलिफ होगा, भिन्न होगा, ऐसा इस बार भी प्रतीत नहीं होता है। और यही वजह है कि दोनों दलों के नेता बहुत दम साध कर टिप्पणी कर रहे हैं, और अभी बॉडी लैंग्वेज दोनों ही दलों की एकदम बहुत आश्वस्ति भरी हो कि हम निकाल कर ले ही जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से मजबूत दावे ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी ये चुनाव इस तरह का चुनाव ज़रूर है जिसमें बढ़ चढ़ कर दावे करने से दोनों ही दल अभी बच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।